हेलो गाइज, दिस इज़ मनोज सिंह राउत गाइज। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय अनदर एजुकेशनल वीडियो। तो गाइज, जैसे कि आज बहुत दिनों बाद अब एग्ज़ाम निकट है और 5 तारीख को हमारा पहला केमिस्ट्री का पेपर है बीएससी प्रथम सेमेस्टर वालों का एसएसजीयू अल्मोड़ा में। और यही नहीं है, एसएसजीयू एमपीवीजी हल्द्वानी में भी 12 या 13 को केमिस्ट्री का पेपर है। और यही देखते देखते गाइज अब पेपर नज़दीक है और फर्स्ट पेपर हमारा केमिस्ट्री का ही है। तो इसीलिए मैंने जो केमिस्ट्री का एक पिछले ईयर का पेपर सॉल्व कर रखा है, पिछले सेमेस्टर का। तो गाइज अभी देख सकते हैं इस वीडियो में हम पूरा जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके पूरे सॉल्यूशन को देखेंगे पिछले सेमेस्टर का। तो गाइज अभी हम देखते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पिछले ईयर का या पिछले सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। तो पहले इसमें 2 सेक्शन आते हैं गाइज। तो पहले हम करते हैं सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं। तो मैंने कर रखे हैं, मैं खाली बस आपको ऐसे बता दूँगा गाइज, ठीक है। तो फर्स्ट जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट आता है हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल क्या है गाइज? द साइंटिस्ट हुंडे सजेस्टेड ऑन अप्रोच टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। दिस इज नोन एज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड इज स्टेटेड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल is done in such a way that the unpaired electrons are maximum and their spin is in the same direction. That means the orbitals of a subcell are first filled by unpaired or single electron each. When all the available orbitals are filled up this way, then only the pairing will start. तो कैसे आप इतना भी लिख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा लॉन्ग कर रखा है कि आपको जो भी पार्ट अच्छा लगे आप उतना ही लिख सकते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं, इतना सा है जो मैंने ब्लैक पेन से लिख रखा है। तो आपको आप जितने लिख सकते हैं उस हिसाब से मैंने रिक्वायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा लिख रखा है। आपको जितना आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं इसको। और आपका फर्स्ट चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर से है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले से। अब इससे एग्जांपल देख सकते हैं गाइज। हम ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, मैं बस केवल आपको दिखा रहा हूँ कि एग्जांपल कैसे करा रहा है, क्योंकि समझाने में गाइज वीडियो बहुत लंबे बन जाएगी और पेपर बहुत बड़ा है। तो कई एग्जांपल देख सकते हैं आपका। जैसे मैंने नाइट्रोजन का दिया, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वह होता है 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे एस पे 2 हैं 1s की, 2s पे यहाँ पे 2 ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p3 पे यहाँ पे 3 अलग अलग है, px py pz पे। वैसे ही O8 ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4 सेम यहाँ पे px पे 2 आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे रिपीट देखो ना। हुंड्स रूल यही कह रहा है कि आप एक में जैसे यहाँ पे 3 है 2p3 थे, पी में कितने थे 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो हम यहाँ पे एक में 2 px में ही नहीं भर देंगे पहले इसको, इस वाले को। पहले हम सब में एक एक भरेंगे पूरे फिल का। अगर डी ऑर्बिटल है तो डी में पहले पूरे 5 ऑर्बिटल एक एक भरे जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, तब पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं तो अनपेयर ही रहेगा। वैसे ही फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 ये देखते हैं यहाँ पे पी वाई पे 2 आ गए, pz अकेला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट एनी ऑर्बिटल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन व्हेन ऑल ऑर्बिटल्स of the subcell are filled with single electron. All these unpaired electrons have the same spin. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है सेकंड, जो बी है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हिंदी में। In 1927 Heisenberg propounded a theory. This principle is called principle of uncertainty. ठीक हो गया। According to Heisenberg's uncertainty principle, it is not possible to determine the position and the velocity of a fast moving microscopic particle like an electron at the same time. This is Heisenberg's uncertainty principle. यानी हम एक ही समय पे क्या नहीं, हम ये संभव नहीं है एक ही समय पे कि हम किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या पोजीशन और वेलोसिटी को हम नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको एक ही टाइम पे नहीं पता कर सकते हैं। वही क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। मैथमेटिकली हम उसको कैसे लिखते हैं गाइस? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज लेस देन एंड इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ठीक है, यहाँ वेयर डेल्टा एक्स क्या है हमारा? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी हमारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और एच प्लांक कांस्टेंट। हेंस द मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। टू अंडरस्टैंड द, यहाँ पे मैंने कंडीशन बना रखी है, जैसे टू अंडरस्टैंड द uncertainty principle clearly, it is necessary to determine the velocity and position of an electron moving in an orbit. ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे है, टू सी द पोजिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन देयर शुड बी अ स्पेशल माइक्रोस्कोप in which the electron can be seen. Next, any electron will be visible when it reflects light from its surface because the electron is a very small particle. To see it, X-rays on the same size should fall on it. Next, it is impossible to know the exact position of a fast moving electron. Guys, मैंने जो
हाइजेनबर्ग का अनसाइंटिफिक प्रिंसिपल है, इसको भी बहुत लंबा लिख रखा है, आप इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, केवल इसका ये लिख सकते, ये इंट्रो भी लिख सकते हो, अच्छा लगता है। इंट्रो के बाद आपने स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया, बेस्ट। आपको एक्सप्लेन करना आता है, इतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग, कह रहा है गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एजी एंड टीआई। यानी एजी किसे कहते हैं गाइस, सिल्वर को कहते हैं, टीआई यानी टाइटेनियम, ठीक है। तो एजी का जो एटॉमिक नंबर होता है 47 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 18 17 2, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। ये हमारा किस, और 49 पे जाता है, ये हमारा आबाऊ प्रिंसिपल के बेसिस पर है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम 22 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2 8 10 2, यानी 2 8 10 2। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट BF3 का सॉल्व हो जाएगा इसका, द शेप ऑफ बोरॉन, यानी BF3, जो BF3 का पूरा नाम हो जाता है क्या है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, यानी BF3 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड देयर इज आल्सो sp2 hybridization which means that the 3 fluorine atoms form an equilateral triangle around the central boron atom. Next, BF3 in this sp2 is hybridized, B5 यानी B का जो बोरान का जो एटॉमिक नंबर 5 हो जाता है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ये ग्राउंड स्टेट पे हो गया। और एक्साइटेड स्टेट पे क्या हो जाएगा S से एक चले जाएगा P पे, तो यहाँ पे क्या 2p2 हो जाएगा और वहाँ 2s1 हो जाएगा। वैसे ही B यहाँ पे दिखाएंगे हम 2s2 और यहाँ पे 2p2, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप px, सॉरी यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे px एक ही पे होगा, px py pg, ये ग्राउंड स्टेट पे है और ये जो मैंने बोला था ये ग्राउंड स्टेट पे है, और एक्साइटेड स्टेट पे यहाँ p पे 2 से लेंगे s पे 1 रह जाएगा, ठीक है। और जो देख सकते हैं आप इसका जो इसकी ज्योमेट्री फिगर है, इसका जो ज्योमेट्री बनेगी इसकी वो बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर BFFF यानी BF3, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है गाइस वो होता है 120 डिग्री। कितना होता है 120 डिग्री। नेक्स्ट है IF7 का भी देख सकते हैं गाइस आप, द शेप ऑफ एन आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड IF7 molecule is pentagonal bipyramidal. This is due to the sp3d3 hybridization of the central iodine atom which has 7 valence electrons and is bonded to 7 fluorine atoms, ठीक है। IF7 in this I, यहाँ क्या है I जो है हमारा sp3d3 क्या है हाइब्रिडाइज्ड है, I53 यानी यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4010 5s2 5p5 5d0, ग्राउंड स्टेट पे ये हो गया। और एक्साइटेड स्टेट पे क्या हो जाएगा S से क्या हो जाएगा, पहले तो गाइस S से ही कम होगा फिर P से कम होगा तभी D पे जाएगा। यहाँ पे S से हमने A कम किया और P से 2 कम कर दिए तो यहाँ P5p3 बच गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5d3 हो गया, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट पे है, तो ये बना हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री होती है जिसकी IF7 की पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्या होता है इस बार भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉन्ड एंगल होता है इसका 72 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखते हैं आप इसका, ये तो मेरा गलत बन रखा है थोड़ा, ये थोड़ा बहुत ठीक बनाया मैंने, थोड़ा वो बन गया ना, गलत बन गया था, आप इसको सही कर सकते हैं कैसे IF7 IFFF 1 2 3 4 5 6 7 F हो गया और एक F I हो गया, तो है जिसका ऐसा बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल का शेप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रीज़न बताना है वो, सॉल्व करेंगे फिर रीज़न लिखेंगे द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन अ पीरियड, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेज। गाइस मैं आपको अभी समझाने रहा हूँ, आप समझ जाएंगे खुद क्योंकि बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा समझाने में क्योंकि पेपर बहुत लॉन्ग है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड द न्यूक्लियस आर इंक्रीजेज। और गाइस ये इतना टफ भी नहीं है कि आप इतना इंग्लिश समझ नहीं पाए, बेसिकली जो हिंदी मीडियम से भी BSc पे है वो आराम से इसको समझ सकता है क्योंकि ये बहुत ईजी भी है और समझ में आने लायक तो है ही गैस, क्योंकि आप BSc पढ़ते पढ़ते इतने मेहनत हो गए लगभग थोड़ी बहुत इंग्लिश आएगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गैस प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना जो पार्ट अच्छा लगे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए दोबारा से पूछ लेना। नेक्स्ट, सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ एग्जांपल भी है जहाँ जैसे लिथियम एंड फ्लोरीन, इन द पीरियड ऑफ लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन लिथियम हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट, ठीक है। सेकेंड, क्लोरीन एंड सोडियम, ऐसा क्यों हुआ आप कुछ समझ सकते हैं।
क्लोरीन एंड सोडियम. क्लोरीन हैज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ईवी कहते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को. वाइल सोडियम हैज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 0.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट जीरो वाइल दैट ऑफ फ्लोरीन इज़ वेरी हाई. ऐसा क्यों होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन शून्यता जो नाइट्रोजन की होती है वो लगभग जीरो होती है, जबकि फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा. रीज़न है इसका, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन देन द अमाउंट ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस इन इट्स एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अमाउंट ऑफ साइड गाइज सॉरी यहाँ पे चार्ज होगा, क्या होगा? द अमाउंट ऑफ चार्ज टेकिंग प्लेस इन इट्स एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एग्जाम्पल आ गया यहाँ से. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? 2p5 हो जाएगा लास्ट में. सिंस नाइट्रोजन एटम हैज़ हाफ फिल्ड p orbital which is stable in nature, therefore nitrogen will not easily accept an electron, hence its electron affinity is almost zero. On the other hand, to attain stability fluorine atom will readily accept an electron, hence फ्लोरीन विल हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो गाइज ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन. अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ई एंड जेड नोटेशंस फॉर रिप्रेजेंटिंग जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. तो गाइज आपका ये जो फोर्थ चैप्टर है उस सारे चैप्टर से है. कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई एंड जेड नोटेशंस फॉर रिप्रेजेंटिंग जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. जो हमारा आइसोमर होता है उसमें जो एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर, उनको दर्शाने के लिए मतलब जो ई और जेड नोटेशन होते हैं वो क्या है, मतलब उससे हम क्या समझते हैं. तो गैस सॉल्व है हमारा ई जेड सिस्टम. It is a modern system for the classification of geometrical isomers. It is based on the sequence rule. Sequence of groups rule भी होता है एक sequence rule. If groups having same nature are present on same side, then configuration of compound is Z. And if the groups having same nature are present opposite to each other, then configuration is E. तो समझ सकते हैं आप क्या कह रहा है. इफ़ ग्रुप से हैविंग सेम नेचर, जो जब क्या होंगे जो समूह होंगे वह सेम प्रकृति के होंगे, आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड और सेम साइड होंगे, तो वहाँ पे हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? जेड होगा. अगर इसी के अपोजिट होगा मानी सेम नेचर के होंगे लेकिन इसके क्या होगा? अपोजिट होगा, प्रेजेंट जो होंगे अपोजिट साइड होंगे, तो वहाँ पे ई हो जाएगा. जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं हमारा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ IFCH3 और यहाँ NH2 देख सकते हैं हम. क्या है? सेम साइड है, सेम ग्रुप के सेम नेचर के हैं और सेम साइड भी हैं, तो ये जेड हो गया. यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड HCl है और यहाँ I और ब्रोमीन है. तो यहाँ पे क्या है? ये तो ठीक है इस साइड, लेकिन इस साइड क्या है? अपोज एक दूसरे के ये सेम नहीं है, तो यहाँ ये हमारे क्या हो जाएगा? ये ई हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा. और वैसे यहाँ पे ये भी क्या है? हमारा जेड हो गया, सेम साइड है. नेक्स्ट, बोथ ई एंड जेड कम फ्रॉम जर्मन. जुसेमन मीन्स सेम साइड एंड इंटीजन मीन्स अपोजिट. ठीक है. E and Z notation is a way to describe the configuration of double bond in organic chemistry. ठीक है. यहाँ पे E यानी E जो है द हायर प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड. Z द हायर प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड. गए हिंदी मीडियम से थोड़ा ऐसे शब्दों को बोलने में थोड़ा दिक्कत आती है कभी कभी, और ये हम हिंदी मीडियम को ही नहीं है और इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत आती है ऐसे शब्दों को बोलने में, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ में तो नहीं होते ना, तो दिक्कत होती है. द ई एंड जेड नोटेशन इज बेस्ड ऑन द कहान इन गोल्ड प्रीलॉग यानी CIP प्रायोरिटी रूल्स विच असाइन अ प्रायोरिटी टू ईच सब्स्टिट्यूएंट ऑन अ डबल बॉन्ड बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर. तो क्या अभी मैं सीधा आपको सॉल्व करा रहा हूँ. आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और रुक सकते हैं, और कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा समझ सकते हैं. मैं तो केवल पढ़ते जा रहा हूँ, उतना समझा नहीं रहा हूँ. हाँ कहीं पे लगेगा मुझे समझाना चाहिए तो मैं वहाँ पे समझाऊँगा. बाकी अभी तक ये बेसिक सा ही है, नॉर्मली है, आप आराम से समझ सकते हैं. और मैंने बहुत लंबा लिखा है ना, मैंने कहा मैंने इसलिए लंबा लिखा है क्योंकि आपको जितना जो अच्छा लगे, जो पार्ट भी अच्छा लगे आप उतना लिखें, रिक्वायर्ड लिखें जितनी आवश्यकता है. मैंने बहुत ज़्यादा लिख रहा है, एडवांस में लिख रखा है आपको समझाने के लिए बस. Next, E and Z notation is used when a compound doesn't have two identical substituents. E and Z notation is an extension of cis-trans isomer notation, but they are determined by different criteria. And next,
E and Z notation is especially useful for tri and tetra substituted alkenes. Next, if a compound has more than one double bond, each one is analyzed and declared to be E or Z. Next guys, fifth, what are the different types of organic reaction? Explain with suitable एग्जाम्पल्स. सॉल्व. तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ये जो हमारा थर्ड चैप्टर से है गाइज, यानी जो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला चैप्टर है उसमें से आ रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार भी आ सकता है, तो अच्छे से देखें और बहुत इजी भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 रिएक्शन है उनको याद रखना है और भाई 1-2 एग्जाम्पल भी लिख देने हैं. जैसे कैसे लिखेंगे उसको प्रेजेंट करने का तरीका गाइज ये होगा आपका, जैसे मैंने लिख रखा आपको भी वैसे ही अपने थ्योरी एग्जाम्स में लिखना है. जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन. There are 4 types of organic reaction in organic chemistry. First, addition reaction. Second, elimination reaction. Third, substitution reaction. Fourth, rearrangement reaction. योगात्मक एलिमिनेशन को शायद प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं शायद, या सब्स्टिट्यूशन भी होता है शायद, और रीअरेंजमेंट को जो भी है. हिंदी में आप हिंदी उतनी समझ नहीं आ रही जितनी इंग्लिश में आ रहे हो, तो क्या जो भी आप समझ लेना, बाकी आप रिएक्शन याद कर लेना बस. फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन है the reaction which involve the addition of 2 reacting molecules to give a single molecule as a product is called addition reaction. All organic compounds containing double bond or triple bonds can give addition reaction. Double bonds become saturated and triple bonds converts into double bond and may become saturated. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट करेंगे थोड़ा इसको, तो दे आर फाइनली कनेक्टेड टू CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. वैसे सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 दे आर फाइनली कनेक्टेड टू CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br 1 डाइब्रोमो, दोनों पे ब्रोमीन है, 1 डाइब्रोमो एथेन. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन. आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं गाइस. टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन के टाइप के क्या हैं, जैसे फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और थर्ड है फ्री रेडिकल रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जो सेकंड रिएक्शन थी. एन एलिमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्या है, एन एलिमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम द सेम और एडजेसेंट एटम्स ऑफ सब्सटेंस टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. ठीक है, एग्जाम्पल CH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 Br हो गया. ठीक है, प्लस KOH एल्कोहलिक है, इन द दे आर फाइनली कनेक्टेड टू CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिन प्लस KBr प्लस H2. ये एग्जाम्पल हो गया इसका. टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, एक अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन. वैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आते हैं गाइस. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम और ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एग्जाम्पल CH3 Br प्लस OH दे आर फाइनली कनेक्टेड टू CH3OH प्लस Br. यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी दिख रहे आप. टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी 3 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये सेम होते हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन के भी ऐसे होते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी यही टाइप होते हैं, बस केवल इतना फर्क है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा और वहाँ एडिशन लग जाएगा. अब आते नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है गाइस एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन क्या है, दोज ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच 1 और मोर एटम्स और ग्रुप्स माइग्रेट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन इन अ सेम मॉलिक्यूल आर नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एग्जाम्पल CH3 CH2 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 Br यानी 1 2 3 4, यानी क्या है ब्रोमोप्रोपेन. क्या है ये ब्रोमोप्रोपेन. दे आर फाइनली कनेक्टेड टू, ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 CH2 जो Br ग्रुप है अभी यहाँ पे है ना, अभी यहाँ हम यहाँ पे लिखे आते हैं CH3 CH2 CH3 और Br यहाँ पे, और यहाँ पे ये बन गया 1 2 3 4, यहाँ से पास मेरा 1 2 ब्रोमोप्रोपेन. क्या बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी 1 ब्रोमो, ये था 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ ये क्या बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन. वैसे इसका सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं आप एक भी दें बहुत है, एक ही याद कर लें, बाकी सेकंड और थर्ड आप देख सकते हैं. ये यहाँ पे यूरिया बन गया, देख सकते हैं यूरिया. NH4 CNO अमोनियम साइनेट में अगर हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं उसको थोड़ा, तो क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है. अब 6th क्वेश्चन है डिफाइन विस्कोसिटी. शांता क्या है, मतलब शांता को परिभाषित करें. हाउ विल यू मेजर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी. तो इसका सॉल्यूशन, विस्कोसिटी डेफिनेशन. विस्कोसिटी इज अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड इट्स अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स. ठीक है, या और कैसे हो सकती है इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो
which rises to internal friction between layers of fluid as they slip past one another while liquids flow। और इसका ड्रॉ है गाइस विस्कोसिटी का, देख सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये मान लो हमारा ये v प्लस डी वी है, यहाँ से यहाँ तक का ये v हो गया और ये v माइनस डी वी हो गया। मेन ये था, ये v है, यहाँ ऐड हो रहा v प्लस डी वी और यहाँ माइनस हो रहा v माइनस डी वी, और यहाँ से यहाँ तक डी एक्स है और यहाँ से भी यहाँ से डी एक्स है। तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू ए डॉट डी वी ओवर डी एक्स, यानी जो ये डी वी ओवर डी एक्स है ये क्या हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट है। क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ से क्या लग जाएगा? ईटा लग जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू ईटा इंटू ए डी वी ओवर डी एक्स। ईटा यानी विस्कोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से ईटा हमारे क्या हो जाएगा? ईटा ये ए इधर चल जाएगा, ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ ओवर ए डॉट डी एक्स ओवर डी वी। तो इफ़ ए इज इक्वल टू 1 तो डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो एफ इज इक्वल टू ईटा हो जाएगा गाइस। तो एफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे ईटा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट क्या होगा? द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज मेजर्ड यूजिंग द Poiseuille's method, which involves measuring the resistance of a liquid flowing through a tube at different pressures। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? जो इसी क्वेश्चन का जो पार्ट था वो है टेम्परेचर इफेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ना गाइस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। तो ये है द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉर लिक्विड्स बट इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉर गैसेज। This is because the bonds between molecules weaken as the temperature increases, making it easier for the molecules to flow past each other। आप समझ सकते हैं। कह द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉर लिक्विड्स बट इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉर गैसेज। ठीक है, दिस इज बिकॉज द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स वीकन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, मेकिंग इट ईजियर फॉर द मॉलिक्यूल्स टू फ्लो पास्ट ईच अदर। ठीक है, और इससे जो यूनिट होगी गाइस, यूनिट क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज द पॉइजले यानी पीआई, बट इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड्स पर स्क्वायर मीटर, यानी न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर पे, यानी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एन एस एम की पावर -2, और पास्कल सेकेंड यानी पी ए और एस पास्कल सेकेंड में भी इसको जो विस्कोसिटी है उसकी यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आप नोट्स लिखना है फॉलोइंग पे। नंबर है गोल्डन नंबर यानी स्वर्ण संख्या। द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ अ लियोफिलिक कॉलॉइड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड गोल्डन नंबर। या द गोल्डन नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड इज इट्स मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम्स विच इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द कोगुलेशन। कोगुलेशन में भी शायद हिंदी में संगलन होता है गाइज, ऑफ 10 ml टू अ गोल्ड सॉल्ट ऑन द एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट द स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर द प्रोटेक्शन। द स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर द प्रोटेक्शन, ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे जिलेटिन हैज़ अ स्मॉल गोल्ड नंबर एंड इज एन इफेक्टिव प्रोटेक्टिव क्लोराइड, जिलेटिन। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्ड नंबर। यहाँ पे मैंने ड्रॉ के माध्यम से, ड्रॉ के द्वारा भी समझा के देख सकते हैं। ये ड्रॉ बना रखा है मैंने, ये कोई क्लोराइड है, उसमें देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 1 ml NaCl डाल के हमने एक्वस सॉल्यूशन बना रखा है, 10% डाल के है, और 10 ml यहाँ पे गोल्ड सॉल, और जो कि पूरा रेड कलर का है अभी, तो इसमें मैंने खाली दिखा है। और यहाँ पे गोल्ड नंबर इज इक्वल टू Mg प्रोटेक्टिव क्लोराइड, Mg गोल्ड नंबर इज इक्वल टू Mg, और यहाँ पे प्रोटेक्टिव क्लोराइड। ठीक है, तो गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव क्लोराइड इज़ द मिनिमम मास, ये या इसको लिख सकते हैं, ये भी अच्छी डेफिनेशन है लेकिन थोड़ा लेंदी है। गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव क्लोराइड इज़ द minimum mass of 18 milligrams which must be added to 10 ml of a standard red gold sol so that no coagulation of the gold sol takes place when 1 ml of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it। ठीक है, अगर गाइज हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में गोल्डन नंबर को इसकी जो इसको क्या कहते हैं हिंदी में क्या होगा इसका, यानी जो कह रहा है गोल्डन नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव क्लोराइड इज द मिनिमम मास of 18 milligrams which must be added to 10 ml of a standard red gold sol so that no coagulation of the gold sol takes place when 1 ml of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it। यानी क्या हो जाएगा, मतलब किसी तो गोल्ड नंबर है प्रोटेक्टिव क्लोराइड यानी कोई रक्षा यानी हिंदी में कहते हैं इसको रक्षी क्लोराइड ही कहते हैं, और गोल्डन में स्वर्ण संख्या होगी, यानी क्या किसी जो होता है गाइस, यानी गाइस क्या हो जाएगा हिंदी में, यानी किसी रक्षी कोलाइडी की मिलीग्राम में वह मात्रा जो
दिए हुए गोल्ड कोलाइडी विलियन के क्या होती है 10 ml आयतन में, क्या होता है 10 ml आयतन में मिलाने पर जो होता है, जो उसका 1 ml क्या बनता है, जो 1 ml यानी 10% NaCl विलियन द्वारा होने वाले जो कोगुलेशन यानी स्कंदन कहते हैं, सॉरी कोगुलेशन संगलन संगलन नहीं कहते, इसको स्कंदन कहते हैं, होने वाले स्कंदन को रोकने में पर्याप्त हो, ठीक है, उसकी क्या कहलाती है जो स्वर्ण संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है स्वर्ण संख्या कहलाती है। यानी किसी रक्षी कोलाइडी की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए गोल्ड कोलाइडी विलियन के 10 ml आयतन में मिलाने पर उसका 1 ml 10% NaCl विलियन द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकने में पर्याप्त हो, उसकी क्या कहलाती है स्वर्ण संख्या कहलाती है। ऐसे ध्यान रखते हैं। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं बाई चांस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आप इंग्लिश में ही लिखें, अगर आपको समझ में हिंदी में आता है तो आप हिंदी में ही लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको गोल्ड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है गोल्ड नंबर की, इस पर हर बार लिखने के लिए आता है, एक्सप्लेन करने के लिए आता है, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में भी समझा सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आप बी, कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, ठीक हो गया। एक ही चैप्टर से गए, 6 चैप्टर से हैं स्टेट्स ऑफ मैटर 2, वाले चैप्टर से हैं कोलाइडल स्टेट से, ठीक है। तो इसको क्या, इसकी क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिंग द कोगुलेशन ऑफ कोलॉइड बाय एनी मेथड इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक हो गया। कोगुलेशन refers to the process of clumping together of colloidal particles to form larger aggregates, ठीक है। और यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे ये हमारा कोई क्या है, एक बर्तन है मान लो, उस पर हमने क्या रखा है, कोई क्या है, कोई भी चीज़ जैसे पानी है, कुछ भी मान लो, मतलब कोई भी एग्जांपल कुछ भी है इसके अंदर, जैसे कोई भी हवा है, कुछ भी है, अगर यहाँ पे कोगुलेशन हो गया इसका, क्या हो गया स्कंदन हो गया इसका, तो ये क्या हो जाएगा एक जगह इकट्ठा और पास आ जाएंगे और क्लोज आ जाएंगे, अभी फैले हुए ना कहीं, अभी और पास आ जाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट में मैंने फर्स्ट करके बना रखा है इसमें नोट, देख देख क्या है, लियोफोबिक सॉल्व, दो प्रकार के सॉल्व होते हैं, एक लियोफोबिक होता है और एक लियोफिलिक होता है। तो क्या है, लियोफोबिक सॉल्व रिमेन स्टेबल ड्यू टू देयर चार्ज, बट एज सुन एज द चार्ज इज रिमूव्ड दीज सॉल्वेशंस सॉल्वेशंस बिकम अनस्टेबल, ठीक है। जैसे लियोफिलिक सॉल है और एक चार्ज लेयर, देखिए नेगेटिव चार्ज लेयर है इसके बाहर पे, लियोफिलिक सॉल है, इसके अंदर कुछ भी है मान लो लिक्विड या कुछ भी, लियोफिलिक सॉल है फैला हुआ है और ये चार्ज है, और हमने इसमें क्या कर दिया, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में हो रहा है NaCl यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की प्रेजेंस में हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेड टू कोगुलेशन, ठीक है। यानी किस में हो गया कोगुलेशन ऑफ लियोफोबिक सॉल, किस में हो गया कोगुलेशन ऑफ लियोफोबिक सॉल हो गया इसका, ये कोगुलेशन किसका हो रहा है, लियोफोबिक सॉल का हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब जिसका सेकंड है गाइस इसका, लियोफिलिक सॉल स्टेबल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द सॉल्वेटेड लेयर, दीज आर परमानेंट कोलॉइड्स पार्टिकल रिमेन कवर्ड इन अ थिन फिल्म है, ठीक है। वही सेम है, अब है लियोफिलिक सॉल है, लियोफिलिक सॉल है, जैसे जैसे ये लियोफिलिक सॉल है, ये चार्ज लेयर है और ये सॉल्वेटेड लेयर है, क्या है सॉल्वेटेड लेयर है। लियोफिलिक में एक चार्ज लेयर होता है, एक सॉल्वेटेड लेयर भी होता है, वही सेम प्रेजेंस इन द NaCl और Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंस ऑफ लेयर ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ लेयर ऑफ वाटर की प्रेजेंस में ये हो गया, और लेस पॉसिबिलिटी ऑफ कोगुलेशन, ये किसमें क्या हो, लेस पॉसिबिलिटी है कोगुलेशन की, स्कंदन की, ठीक है। इधर समझ में आया। बाकी गाइस जो 8th क्वेश्चन है, ये 8th क्वेश्चन शायद मुझे अभी सॉल्यूशन नहीं मिला है इसका, और जितनी जल्दी मुझे अगर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो पेपर होने वाला है, हाँ मुझे पता है कि पेपर होने वाला है, लेकिन मैं जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगा। हालांकि हमने सर से भी पूछा था, सर ने बताया था, लेकिन उतना अच्छे से आया नहीं हमें भी ये, तो जब आ जाएगा जल्दी ही इसका सॉल्यूशन डाल दूँगा मैं। 8th क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बाद में डालूंगा। तो क्या नेक्स्ट आता है सेक्शन बी पे आते हैं हम, सेक्शन ए कंप्लीट हो चुके हैं हमारा, अब आते हैं हम सेक्शन बी, जो कि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सेक्शन बी जो है इसका क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, मे बी शायद सिलेबस में था, शायद मैंने सिलेबस में था वो, बट मैंने क्या कर दिया नोट इन सिलेबस कर लिया, लेकिन शायद वो 8th क्वेश्चन कुछ पॉइजन रेशियो कुछ ऐसे टाइप का था शायद, पायस टाइप का था शायद, पायस मे बी ऐसे क्वेश्चन था। कोई नहीं गाइज, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, डिस्कस द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। आंसर मैंने सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की डेफिनेशन लिख रखी है, एन इलेक्ट्रिक डबल लेयर in a is a phenomenon that plays a fundamental role in the mechanism of the electrostatic stabilization of colloids. Colloidal particles gain negative electric charge when negatively charged ions of the dispersion medium are absorbed on the particle surface. Absorbed हो गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा absorbed, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी,
एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इट। ठीक है, जो विस्पर थ्योरी है मैंने पुरानी वीडियो में पढ़ा रखे आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। विस्पर थ्योरी अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं डाल देता, लेकिन मेरे जो पुरानी वीडियो में है वहाँ से आप देख सकते हैं। और जितनी भी सारे पुरानी वीडियो की लिंक है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो या केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, आप वहाँ जल्दी जाके देखें, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो अभी तक चैनल पर नहीं है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी जो पुराने हैं ये वो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को भेजा ज़्यादा, ताकि आपके साथ साथ वो भी प्रिपरेशन कर पाए, इसको अच्छे से देख पाए और उसका भी भला हो, आपका भी भला हो। ठीक है। तो ये पोस्टलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी के भी मैंने करा है, उसी वीडियो में करा है मैंने पिछले, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये सारे उसमें लिमिटेशन भी करा रखे हैं उसके, देख सकते हैं। अब आते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आंसर, द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बन फ्री रेडिकल इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम कैरिंग द ऑड इलेक्ट्रॉन। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। द ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, द ग्रेटर द डेलोकैलिजाइजेशन ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन विच मेक्स द फ्री रेडिकल मोर स्टेबल। ठीक हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? द एल्किल ग्रुप से रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बन एटम कैरिंग द ऑड इलेक्ट्रॉन विच स्टेबलाइज द फ्री रेडिकल। ज्योमेट्री। फ्री रेडिकल्स हैव अ शैलो पिरामिड ज्योमेट्री which allows the half filled p orbital to overlap with adjacent pi bond. Conjugation. When the free radical is next to a pi bond, the p orbitals can overlap if they are all in line, which significantly stabilizes the free radical. ठीक है। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज जो क्या है वही है, मैथिल इज लेस देन प्राइमरी इज लेसर देन सेकेंडरी इज लेसर देन टर्सरी, यानी टर्सरी सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मैथिल। ठीक है। नेक्स्ट आता है जो है इनैंशियोमर्स एंड डिस्टीरियोमर्स। ये 4th चैप्टर से है आपका। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज इनैंशियोमर। दो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वो इनैंशियोमर होते हैं, और जो एक दूसरे मिरर इमेज नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्टीरियोमर होते हैं। क्या होते हैं? डिस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है। थोड़ा बोलने में दिक्कत आए, जो ऐसे वर्ड बड़े नए नए वर्ड हैं उनको बोलने में मुझे दिक्कत आ रही है, क्योंकि हिंदी मीडियम से पहली बात, और दूसरी बात अभी इतनी जल्दी है, इंग्लिश मीडियम वाले से भी गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये टफ वर्ड हैं, कुछ ना ऐसे वर्ड हैं जो थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है। एग्जाम्पल देखा मैंने यहाँ पे टार्टरिक एसिड का देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे COOH HCOH HOCH और COH, जो मैंने यहाँ पे स्टार बना रखे हैं गाइस ना, यहाँ पे कार्बन उस जो बीच में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, एक्टिव कंपाउंड या वो कहते हैं इनको, अभी ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, बट आप समझ जाना, अभी ध्यान में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है। और ये मिरर इमेज बन रहा है इसका, मिरर इमेज बनेगा तो H इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, वैसे ही यहाँ भी OH और ये इधर चलेगा प्लेन मिरर होगा। ठीक है। डिस्टीरियोमर्स या इसको, हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं आप, जैसे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनैंशियोमर्स आर सेम। एनैंशियोमर्स हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी PPL। डिस्टीरियोमर्स, द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज डिस्टीरियोमर्स। ठीक है। इसका जो एग्जांपल भी टार्टरिक एसिड का दे सकते हैं हम, COH, ये H इधर सेम है, और जो प्लेन मिरर हो जाएगा तो इसका ये OH देखते हैं, OH एक साइड आ गया, हाँ, और उसमें नहीं थे एनैंशियोमर्स, आप देख सकते हैं, इतने में डिफरेंस आ जाता है। फिर है प्रॉपर्टीज़, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्टीरियोमर्स आर डिफरेंट। ठीक है। नेक्स्ट C है इंडक्टिव इफेक्ट। इफ़ टू डिफरेंट if there is a covalent bond between atoms of different electronegativities, then the atom with higher electronegativity pulls the electron density from the bond towards itself, due to which the bond becomes polar. Hence the polarity induced in a covalent bond due to electronegativity is called inductive effect। देखता है यहाँ पे एग्जाम्पल देखा मैंने, C स्लैटिव पॉजिटिव है इधर, और Cl यानी क्लोरीन स्लैटिव नेगेटिव। जैसे यहाँ C स्लैटिव पॉजिटिव, यहाँ नाइट्रोजन स्लैटिव नेगेटिव, यहाँ पे दो देखे हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी दो ही होती है ना, इसकी 4 होती है कार्बन की। करेक्टरिस्टिक क्या है इसके? दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड्स, इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ चेन। एग्जाम्पल, कार्बन सब कार्बन ही है, यहाँ पे 0.01 0.01 फिर 0.2 फिर 0.3 बढ़ रहा है ना। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट,
इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। तो होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ऑन हैविंग प्लस आई इफेक्ट एटम्स एंड ग्रुप्स पुल अवे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बॉन्ड। एग्जाम्पल ए जैसे एल्किल ग्रुप है, यानी CH3 मेथिल और CH3 CH2 एथिल। मेटल्स क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे कार्बन है, मैग्नीशियम है, CH3Li, ठीक है, CH3Li। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऑन हैविंग माइनस आई इफेक्ट एटम्स एंड ग्रुप्स पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सी, NO2 यानी नाइट्रो कहते हैं इसको, और एक्स्ट्रा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। 13 है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। नोट्स ज़्यादा लिखना आता है इसमें, शॉर्ट नोट्स या ऐसे नोट्स लिखना ज़्यादा आता है केमिस्ट्री में। तो लास्ट क्वेश्चन भी होगा शायद में भी है। तो एक क्या है इसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश पर हमको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो क्या कैसे लेंगे इसको, जैसे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेडिंग में डालेंगे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर लिखेंगे, मैंने यहाँ पर डाला नहीं है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यू टू शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। दिस डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड रिप्रेजेंटेड बाई जेड इफेक्टिव, ठीक है। द जेड इफेक्टिव यानी जेड जो यहाँ पे लिखा है जेड इफेक्टिव ना, इसको वही कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। द जेड इफेक्टिव कैन बी डिटरमाइंड बाय सब्सट्रैक्टिंग अ स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर द इनर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस एस। जो एस होता है यहाँ पे वो टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, और जो जेड होता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हेन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड आर कॉन्जुगेटेड विथ अनसैचुरेटेड सिस्टम C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O, देन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस एंड शिफ्टेड देयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल इन प्रोपेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर फॉर्म। जो प्रोपेन होता है उसमें क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर होते हैं क्या होता है, फॉर्म होते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखते हैं। देन क्या बन जाएगा, ये रेजोनेंस जैसे ना, रेजोनेंस सुना होगा ना आपने, अनुनाद, वैसी शेप में बना। जैसे ये अभी यहाँ होगा तो उसके बाद यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ है तो यहाँ चले जाएगा, जैसे ना अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गए, देख सकते हैं। मतलब इसमें बॉन्ड का चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉन्ड चेंज हो रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेगा और कहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेगा, वो देख सकते हैं यहाँ पे इस ड्रॉ के माध्यम से अच्छे से देख सकते हैं। इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो पीछे देखा होगा हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, देयर इज नो डेफिनिट बॉन्ड between one of the carbon atoms and one of the hydrogen atoms. Hence, it is also called a no bond resonance. It is stronger than inductive effect. Its value depends upon alpha hydrogen in the compound. The following is the hyperconjugation having alpha hydrogen in the decreasing order. CH3 मेथेन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं इसमें। CH3 CH2 एथेन, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और CH3 का होल ट्वाइस CH, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है। और CH3 का होल थ्राइस C, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट आते हैं C D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। ये भी क्या है, 4th चैप्टर से होगा, आपने शायद में भी पढ़ा होगा, D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मेनली यूज्ड इन शुगर केमिस्ट्री और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसमें नोट जैसे फर्स्ट इसको स्टार पे कर सकते हैं, डॉट डैश के द्वारा। दिस नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय इमाइल फिशर। ऑल शुगर हुज फिशर्स प्रोडक्शन formula shows the hydroxy group on the chiral carbon atom adjacent to the terminal CH2OH group on the right hand side belongs to D series। जो गैस मैं यहाँ पे पहले बता रहा था ना आपको, क्या होगा आप खुद वो कर लेना, पीछे बता रहा था मैं यहाँ पे टाटे जैसे। तो यहाँ पे इसको कायरल कार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। उस तो भूल रहा था, अभी मेरे को याद आ गया वहाँ पीछे देख के, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, कायरल कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट, similarly if hydroxy group orientated on the left hand side of sugar belongs to L series, ठीक है। अगर जो हाइड्रोक्सी, इसमें जो डी एल क्या होता है ना, इजी वे में समझो। अगर जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है यानी OH, अगर वो लेफ्ट साइड होगा तो L सीरीज, अगर वो हाइड्रोक्सी यानी राइट हैंड साइड होगा तो वह हमारा D सीरीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D सीरीज, ठीक है, बिलोंग टू L सीरीज। द रेफरेंस यूनिट ऑफ रिलेटिव कॉन्फिगरेशन इज ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे CHOHCOH और यहाँ COH, डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड, क्योंकि ये OH डी साइड है राइट हैंड साइड, अगर और ये लेफ्ट हैंड साइड है
तो यहाँ पे एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। और वैसे ही एग्जाम्पल और दे सकते हैं इसका, लास्ट एग्जाम्पल और लास्ट क्वेश्चन का लास्ट एग्जाम्पल, जैसे सी एच ओ, यहाँ पे वही है, ओ एच राइट साइड है तो डी हो गया, और ओ एच लेफ्ट साइड है तो लैक्टोज या एल ग्लाइसिल्डिहाइड हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो गाइस अगर आपको ना कहीं पे कोई समझ दिक्कत आती है, कहीं पे कुछ बता दोबारा से अगर मैं वो फ़ोटो भेजनी पड़ी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फ़ोटो भी भेज सकता हूँ आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट मुझे थोड़ा 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन, ये 2023 और 4 के जो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर शायद है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का तो है, मतलब फर्स्ट जो फरवरी में हुए थे वो वहाँ हुए थे, तो उस टाइप का ना। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। बाकी अगर चैनल पे नहीं हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइस। अगर मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छी वीडियोज़ आएंगी और अच्छा वीडियो क्वालिटी जो होगी आपको देखने को भी अच्छा मिलेगा गाइस। बाकी थोड़ा कैमरे की भी दिक्कत रहती है ना गाइस, तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो कैमरे की ज़रूरत पड़ती है मेन। तो अभी फ़िलहाल जैसा भी है आप देखिए, और कहीं भी कोई समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हैं। बाय गाइज, सब अपना इसी प्रकार से सपोर्ट बनाते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए मुझे, और मुझे आगे बढ़ाते रहिए। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।